এবং বন্যের পক্ষে রাজনীতি। नमस्ते। बांग्लादेश जो लंबे वक्त से स्थिरता से जूझ रहा है, अब वहां चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी महीने देश भर में मताधिकार का इस्तेमाल करके स्थायी सरकार को चुनने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। यह चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं है, यह तय करेगा कि बांग्लादेश आगे किस रास्ते पर चलेगा, संतुलन की ओर या अराजकता की तरफ। बांग्लादेश यूं तो एक इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन उसकी राजनीति कभी सिर्फ बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की कहानी नहीं रही। यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय बड़ी संख्या में मौजूद है और इनमें सबसे संगठित, सबसे पुराना और सबसे राजनीतिक रूप से निर्णायक समुदाय हिंदू वोटरों का है। यही हिंदू वोटर दशकों से बांग्लादेश की सत्ता की धुरी को इधर उधर झुकाते रहे हैं, कभी चुपचाप, कभी मजबूरी में, लेकिन असर हमेशा छोड़ते हुए। अब सवाल सीधा और बेहद असहज है। वही हिंदू वोटर जिन्हें लंबे समय तक अवामी लीग का स्वाभाविक वोट बैंक माना जाता था, इस बार किस ओर है? यह सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि हालात अभूतपूर्व हैं। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने अवामी लीग को चुनाव लड़ने से बाहर कर दिया है। यानी पहली बार ऐसा हो रहा है कि बांग्लादेश का सबसे संगठित, सबसे अनुभवी और सबसे लंबा शासन करने वाला दल चुनावी मैदान में मौजूद ही नहीं है। सत्ता के इस खालीपन ने राजनीतिक संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। आज मैदान में तीन बड़ी ताकतें हैं: जमाते इस्लामी, बीएनपी और एनसीपी। उनके राजनीतिक इतिहास को अगर ठंडे दिमाग से देखा जाए तो एक बात साफ नजर आती है: अल्पसंख्यकों के अधिकार, उनकी सुरक्षा और उनकी राजनीतिक भागीदारी कभी भी इन दलों की प्राथमिकता नहीं रही। जमाते इस्लामी का वैचारिक ढांचा ही धार्मिक ध्रुवीकरण पर खड़ा है। बीएनपी ने जब जब सत्ता पाई, अल्पसंख्यक हिंसा के आरोप उसके साथ चलते रहे। एनसीपी खुद को नया विकल्प बताती है, लेकिन उसकी नीतियां और बयानबाजी में भी अल्पसंख्यकों के लिए ठोस भरोसा दिखाई नहीं देता। यही वह बिंदु है जहां बांग्लादेश का हिंदू वोट अचानक कमजोर अल्पसंख्यक से निर्णायक शक्ति में बदल जाता है। संख्या के लिहाज से हिंदू आबादी करीब 8% है। सुनने में यह आंकड़ा छोटा लगता है, लेकिन चुनावी राजनीति में प्रतिशत नहीं, सीटों का गणित चलता है। बांग्लादेश की तीनों संसदीय सीटों में दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां जीत हार का अंतर 2 से 4% के बीच सिमट जाता है। ऐसे में अगर किसी एक समुदाय का वोट एक दिशा में चला जाए तो पूरा परिणाम पलट सकता है। यही कारण है कि इस चुनाव में कोई लहर नहीं दिख रही, कोई एक तरफा मूड नहीं दिख रहा। यह चुनाव बेहद टाइट है, बेहद नाजुक है और यही नाजुकता हिंदू वोट को असाधारण ताकत दे रही है। जो दल हिंदू वोट को नजरअंदाज करेगा वह कई सीटों पर खुद को मुकाबले से बाहर पाएगा, और जो दल भरोसा दिलाने में कामयाब होगा वही सत्ता के करीब पहुंचेगा। लेकिन यही कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि हिंदू वोटर इस बार सिर्फ किसके खिलाफ नहीं सोच रहा, बल्कि किसके साथ सुरक्षित है यह सवाल पूछ रहा है। अवामी लीग के बैन के बाद हिंदू समुदाय के सामने पहली बार ऐसा संकट खड़ा हुआ है जहां पारंपरिक विकल्प मौजूद नहीं है। यह स्थिति डर भी पैदा करती है, लेकिन साथ ही राजनीतिक मोल भाव की ताकत भी देती है। अब सवाल यह नहीं रह गया है कि हिंदू वोट किसे देगा, सवाल यह बन गया है कि कौन सी पार्टी हिंदू वोट के लायक खुद को साबित कर पाएगी, और यही बदलाव बांग्लादेश की राजनीति की दिशा तय करेगा। यह पहली बार है जब तीनों प्रमुख दल जानते हैं कि हिंदू वोट को हल्के में लेने का मतलब सत्ता से बाहर होना हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय नजरिए से देखें तो यह चुनाव और भी संवेदनशील हो जाता है। भारत, अमेरिका और यूरोप इस पूरे घटनाक्रम को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। अल्पसंख्यकों की स्थिति अब सिर्फ आंतरिक मामला नहीं रही, यह मानवाधिकार, लोकतंत्र और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा विषय बन चुका है। कोई भी सरकार जो चुनाव जीत कर आती है, अगर वह अल्पसंख्यकों को लेकर कठोर या उपेक्षात्मक रुख अपनाती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना ही पड़ेगा। यानी हिंदू वोट अब सिर्फ बैलेट बॉक्स तक सीमित ताकत नहीं रहा, यह कूटनीतिक वजन भी रखता है। और यही कारण है कि पर्दे के पीछे तीनों दल अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर है। बयान बदल रहे हैं, भाषा बदल रही है, वादे बदल रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या यह बदलाव सिर्फ चुनाव तक सीमित रहेगा या सत्ता में आने के बाद भी टिकेगा? बांग्लादेश का हिंदू मतदाता इस बार भावनाओं से नहीं, अनुभव से वोट करेगा। पिछले दशकों की हिंसा, पलायन, जमीन विवाद और असुरक्षा की यादें अभी भी ताजा है, और यही स्मृतियां इस बार वोटिंग बूथ पर सबसे बड़ा फैक्टर बनेगी।
यह चुनाव हिंदू समुदाय के लिए सिर्फ सरकार चुनने का नहीं है, बल्कि यह तय करने का मौका है कि वे भविष्य में सिर्फ सहनशील अल्पसंख्यक बने रहेंगे या एक संगठित राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरेंगे। इस पूरे परिदृश्य में एक बात बिल्कुल साफ है, बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री केवल बहुमत से नहीं चुना जाएगा, वह चुना जाएगा उन सीमांत सीटों पर जहां हिंदू वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। और यही वजह है कि इस बार बांग्लादेश की राजनीति में सबसे ज्यादा बेचैनी हिंदू वोट को लेकर है। यह चुनाव बांग्लादेश के लिए सिर्फ सत्ता का सवाल नहीं है, यह पहचान, दिशा और भविष्य का सवाल है। और इस सवाल का जवाब उन वोटों में छुपा है जिन्हें अब तक कमजोर समझा जाता रहा, लेकिन जो इस बार सत्ता की चाबी हो सकते हैं। पर मामला यहीं खत्म नहीं होता। इस चुनाव को अगर सिर्फ पोस्टर, भाषण और रैलियों से समझने की कोशिश की जाए तो बड़ी भूल होगी। बांग्लादेश की असली लड़ाई मंच पर नहीं, उन सीमांत सीटों पर लड़ी जा रही है जहां जीत और हार के बीच का फासला हजारों नहीं सैकड़ों वोटों का होता है। और इन्हीं सीटों पर हिंदू वोट सबसे ज्यादा असर दिखाता है। यही वजह है कि इस बार चुनाव प्रचार में शोर कम और रणनीति ज्यादा है। हर पार्टी जानती है कि अगर हिंदू वोट पूरी तरह उनसे दूर चला गया तो सरकार बनाने का सपना वहीं खत्म हो सकता है। खुलना, बरिशाल, रंगपुर, राजशाही और ढाका के आसपास के कई निर्वाचन क्षेत्र इस चुनाव की नब्ज है। यहाँ हिंदू आबादी 10 से 20% के बीच है। सामान्य हालात में यह आंकड़ा निर्णायक नहीं लगता, लेकिन जब मुकाबला तीन तरफा हो, वोट बट रहे हो और अवामी लीग मैदान से बाहर हो, तब यही 10-15% वोट पूरे समीकरण को उलट सकते हैं। यही वजह है कि इस बार कोई भी दल खुलकर हिंदू विरोधी बयान देने का जोखिम नहीं उठा रहा। भाषा बदली हुई है, शब्द चुने हुए हैं और संदेश बेहद नपा तुला है, लेकिन शब्दों और जमीन की हकीकत में फर्क है। जमाते इस्लामी भले ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसका वैचारिक ढांचा आज भी धार्मिक वर्चस्व पर टिका है। हिंदू समुदाय यह अच्छी तरह जानता है कि जमात की सत्ता में वापसी का मतलब सामाजिक दबाव, सांस्कृतिक संकुचन और असुरक्षा का बढ़ना हो सकता है। बीएनपी की स्थिति थोड़ी अलग है। वह खुद को मुख्य धारा की पार्टी बताती है, लेकिन उसका पिछला शासनकाल हिंदू इलाकों में हिंसा, पलायन और संपत्ति विवादों की याद दिलाता है। यही कारण है कि हिंदू मतदाता इस बार किसी भी पार्टी को आंख बंद करके समर्थन देने के मूड में नहीं है। एनसीपी खुद को नया, साफ और सुधारवादी विकल्प बताती है, लेकिन राजनीति में नया होना अपने आप में भरोसे की गारंटी नहीं होता। सवाल यह है कि संकट के वक्त कौन साथ खड़ा रहेगा। हिंदू वोटर के लिए यह चुनाव घोषणा पत्र का नहीं, भरोसे का चुनाव है। और भरोसा इतिहास से बनता है, भाषणों से नहीं। यहीं पर हिंदू वोट की असली ताकत सामने आती है। यह वोट अब किसी एक पार्टी की बपोती नहीं है, यह फ्लोटिंग है, सोच समझकर चलने वाला है और सौदेबाजी की ताकत रखता है। यही कारण है कि पर्दे के पीछे कई सीटों पर स्थानीय समझौते, उम्मीदवार चयन और रणनीतिक चुप्पी देखने को मिल रही है। कई जगह ऐसे उम्मीदवार उतारे गए हैं जिनकी छवि कट्टर नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि हिंदू वोट पूरी तरह छिटक न जाए। यह स्थिति बांग्लादेश की राजनीति के लिए नई है। पहले हिंदू वोट को साइलेंट सपोर्ट माना जाता था, इस बार वह डिसाइडिंग फैक्टर बन चुका है। और यही बदलाव सत्ता के केंद्र को असहज कर रहा है, क्योंकि जब कोई अल्पसंख्यक समुदाय यह समझ ले कि वह हार जीत तय कर सकता है, तब उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं रहता। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।